कहानी युंजो में एक सुपर शानदार 5 स्टार होटल में शुरू होती है। अंदर जिया याओ नाम की एक लाल बालों वाली लड़की तौलिए में लिपटी हुई शावर से बाहर निकलती है। दूसरे कमरे में फैंग चाओ नाम का एक आदमी उसके कपड़ों के एक टुकड़े को सूंघ रहा होता है, लेकिन अचानक डोरबेल बजती है और कोई बताता है कि खाना आ गया है। पता चलता है कि डिलीवरी वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो है, जो बस अपना काम कर रहा है। तो फैंगो दरवाजा खोलता है और हमारे लड़के को वहां खड़ा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। ठीक उसके बाद जियो कमरे से बाहर आती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े लिए थे। हमारा हीरो ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है और बैग गिरा देता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फैंग चाओ गुस्से में आ जाता है और हमारे हीरो को गालियां देने लगता है। चिल्ला चिल्ली के बीच जिया उसे डार्लिंग कहती है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फैंगियो फिर सब समझ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका बेकार पति एक डिलीवरी वाला है। हमारा लड़का फिर याद करता है कि कैसे उसके परिवार के घर में 3 साल तक उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। वापस अभी की बात पर आते हैं। वो उससे पूछता है कि वो उसे धोखा क्यों दे रही है। जिया याओ ठंडेपन से जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक बेकार फूड डिलीवरी वाला है। और बात को और खराब करने के लिए वो फैंग चो को एक ताकतवर परिवार के अमीर युवा मालिक के रूप में मिलवाती है। जिया याओ फिर उसे बेइज्जत करती है, कहती है कि सिर्फ फैंग चो जैसा आदमी ही उसके लायक है, कोई गरीब लूजर नहीं। इन सब से ऊपर फैंग चो उसे 5 स्टार रेटिंग देने का ऑफर देता है अगर वो घुटनों पर बैठकर मान ले कि वो गलत था। हमारा लड़का मना कर देता है, उन दोनों को बेशर्म कहता है और पूछता है कि क्या अमीर होने से उन्हें ऐसा करने का हक मिल जाता है। फैंगचो फिर हमारे हीरो को नजरअंदाज करता है और जियाओ के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो तेजी से काम लेता है, उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। ये देखकर जियो भड़क जाती है और या चेन से चिल्लाकर कहती है कि उस आदमी को तुरंत जाने दे। वो धमकी देती है कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो सिक्योरिटी को बुला लेगी। इसके साथ ही या चेन को याद आता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, जब उसके दादा ने उसके लिए एक दुल्हन का इंतजाम किया था। उसे याद आता है कि पहली बार उसने जिया याओ को एक कार के अंदर देखा था। उस समय उसने सोचा था कि वो उसके साथ एक लंबी और खुशहाल जिंदगी बिताएगा, लेकिन असलियत में लौटकर उसे एहसास होता है कि ये सब एक भ्रम था और वो उसे चेतावनी देता है कि उसे इसका पछतावा होगा। जैसे ही वो जाता है, जिया हंसती है और कहती है कि उसका सबसे बड़ा पछतावा उसके जैसा बेकार पति होना था। बाहर अपने स्कूटर पर हमारे हीरो को अपने सेलफोन पर एक कॉल आता है। ये एक सज्जन व्यक्ति थे जो उसे बता रहे थे कि वोंग परिवार के दामाद के रूप में उसका 3 साल का टेस्ट खत्म हो गया है। इसलिए हमारे हीरो का अगला मिशन अब बड़े शहर में एक बिजनेस ट्रायल होगा। इसके अलावा वो सज्जन उसे बताते हैं कि पुराने मालिक ने वाशिंग ग्रुप खरीद लिया है और उसे चेयरमैन बना दिया है। फिर वो आदमी युवा मैडम के बारे में पूछता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वो उसके परिवार के लायक नहीं है। लेटर वो घर आती है और एक अप्रत्याशित दृश्य देखती है। वो हमारे आदमी को अपना बैग पैक करते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वो इतनी छोटी सी बात पर घर से भाग रहा है। जियो उसे ताना भी मारती है, कहती है कि वो वहां मुफ्त में खाता और रहता है, इसलिए उसे बस सब सह लेना चाहिए। लेकिन यचेन भड़क जाता है और 3 साल तक झेले गए सारे अपमान उसके मुंह पर फेंक देता है। वो चिल्लाता है कि उसने ये सब इसलिए सहा क्योंकि वो उसकी परवाह करता था, लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। आंखों में आग लिए हमारा हीरो आखिरकार तलाक मांगता है, जिससे वो औरत सदमे में रह जाती है। उसे उसकी हिम्मत पर विश्वास नहीं होता और वो फिर भी उसे दोषी ठहराने की कोशिश करती है, बेकार कहती है। जिया या उसे धमकी देने की कोशिश करता है, कहता है कि वो कार में लग्जरी अपार्टमेंट खो देगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में वो तलाक के लिए मान जाती है और अपने दादाजी के बारे में शिकायत करती है कि उन्होंने उसकी शादी एक लूजर से करवा दी। फिर हमारा हीरो सुझाव देता है कि वे अगली सुबह सिटी हॉल में सब कुछ सुलझा लें। हालांकि वो एक बहाना बनाती है, कहती है कि कल उसकी दादी का 80वां जन्मदिन है। वो ये भी दावा करती है कि उसे पहले परिवार से इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये एक पुराना समझौता था। जैसे ही हमारा हीरो जाता है, वो चिल्लाती है कि उसे इसका पछतावा होगा और वो रेंग कर वापस आएगा। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, हमारे हीरो को एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि कार कोने पर उसका इंतजार कर रही है। और जैसे ही वो कोने पर मुड़ता है, उसे रोल्स रॉयस की एक फ्लीट और सूट पहने कई आदमी मिलते हैं जो उसे यंग मास्टर कहकर बुलाते हैं। बारिश के बावजूद एक आदमी छाता देता है, लेकिन हमारा हीरो इस ऑफर को मना कर देता है। वो कहता है कि गिरी हुई बारिश शायद उसे जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अपना दिमाग साफ करने में मदद करेगी।
फिर उसका एक सबऑर्डिनेट उसे कोट पहनाता है और हमारा आदमी आखिरकार कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। लग्जरी कारों का काफिला तेजी से निकल जाता है, जिससे सड़क पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचता है। लोग इतनी सारी रोल्स रॉयस एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जिया याओ भी अपनी खिड़की से शोर सुनती है और सोचती है कि कोई जरूरी आदमी आया है। कार के अंदर हमारा हीरो अपनी असली पहचान के बारे में सोचता है, क्योंकि दुनिया ये नहीं जानती, लेकिन ये परिवार 100 अरब डॉलर की दौलत के साथ सभी में सबसे रहस्यमय और अमीर है। इसके तुरंत बाद हमारे आदमी को एक हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि ये परिवार 3 साल की उम्र से ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरता है। इसके अलावा परिवार के बड़े बुजुर्ग उनका चरित्र बनाने के लिए खास टेस्ट लेते हैं और 3 साल पहले उसके दादाजी ने उसे पहचान के टेस्ट के लिए वोंग परिवार में एक आम आदमी बनाकर भेजा था। उस समय उसने खुशी खुशी ये चुनौती स्वीकार की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। इतने दर्द के बावजूद उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसका टेस्ट आखिरकार खत्म हो गया है और उसके आदमी उसका स्वागत करते हैं और अब एक बहुत बड़े महल के सामने खड़े होकर हमारा हीरो पूरे विश्वास के साथ ऐलान करता है कि या चेन वापस आ गया है। इसी बीच अगले दिन सुबह 10 बजे वोंग परिवार एक पार्टी के लिए शिशान विला इलाके में इकट्ठा होता है। यहाँ जिया याओ की दादी, जो वोंग परिवार की मुखिया है, हमारे हीरो की गैर मौजूदगी देखती है और उसे लूजर कहती है। जिया याओ शर्मिंदा हो जाता है और झूठ बोलता है कि वो शायद काम पर चला गया होगा ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उसके चचेरे भाई वोंग युआन और वोंग शियाओजी उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए चिढ़ाने लगते हैं। मजाक सुनकर दादी गुस्सा हो जाती है और तुरंत हमारे हीरो को लाने को कहती है, ये कहते हुए कि उसे कोई तमीज नहीं है। कोई रास्ता नहीं देखकर जिया याओ सबको बताने का फैसला करता है कि वे असल में तलाक ले रहे हैं। बूढ़ी औरत चौंक जाती है और चिल्लाती है, पूछती है कि उन्हें इसकी इजाजत किसने दी, क्योंकि शादी तय हुई थी। फिर जिया याओ रोने लगती है और खुद को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि या चेन उसे धोखा दे रहा है। दादी उसकी बात मान लेती हैं और गुस्सा हो जाती हैं। हमारे हीरो को अपनी पोती को धोखा देने के लिए जानवर कहती हैं। चचेरों में से एक जियाओ से फुसफुसाता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो किसी और को ढूंढेगा, क्योंकि उसने उसे कभी छुआ भी नहीं था। फिर भी बूढ़ी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता और जोर देती है कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वो उन्हें तुरंत उसे फोन करने को आदेश देती है ताकि वो फैमिली का इंसाफ कर सके। आज्ञा मानकर जिया फोन निकालकर कॉल करती है और दूसरी तरफ से हमारा हीरो जवाब देता है। जिया उसे बताती है कि उसकी दादी उससे मिलना चाहती है, लेकिन हमारा हीरो जाने से मना कर देता है। फिर वो फोन काट देता है, जिससे जिया उसके इस रवैये पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बूढ़ी औरत को बताती है कि वो नहीं आ रहा है और दादी उसके इस बदतमीजी से और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। इसलिए दादी चचेरे भाई शी को जबरदस्ती लाने को कहती हैं और उस लड़के को उसे पीटने का आइडिया पसंद आता है। जैसे ही चचेरा भाई आत्मविश्वास से चला जाता है, वोंग परिवार ये देखने के लिए इंतजार करता है कि आगे क्या होगा। फिर बूढ़ी औरत सबको एक जरूरी घोषणा करने का मौका लेती है। वो बताती है कि कल ही एक नए रहस्यमय चेयरमैन ने हैशिंग ग्रुप का पद संभाला है और क्योंकि वोंग परिवार का $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर है, इसलिए उन्हें नए बॉस को खुश करना होगा। इसी बीच हमारे हीरो के आदमियों में से एक उससे पूछता है कि वो अभी भी डिलीवरी की यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए है। हमारा आदमी बताता है कि आज उसके कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है और उसे अपना शुरू किया हुआ काम खत्म करना है, क्योंकि अभी अपनी पहचान बताने का सही समय नहीं है और बेहतर होगा कि वो अपने दुश्मनों पर छिपकर नजर रखे। उसी पल श्याओ जी हमारे हीरो को फोन करता है और पूछता है कि वो कहाँ है ताकि वे बात कर सके। हमारा हीरो उसे बताता है कि वो एल1 रेजिडेंशियल कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा है। श्याओ जी एक शैतानी मुस्कान देता है और उसे वहीं इंतजार करने को कहता है, क्योंकि वो रास्ते में है। ठीक उसके बाद श्याओ जी हमारे आदमी को कुचलने के साफ इरादे से अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। श्याओ जी हमारे हीरो को कार में बैठने को कहता है, क्योंकि दादी उससे मिलना चाहती है, लेकिन हमारा आदमी उसे चेतावनी देता है कि कोई भी चीज तलाक को नहीं रोक सकती। चचेरा भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दादी परिवार का न्याय करना चाहती है। वो उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है और कहता है कि इसलिए उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। फिर हमारा आदमी हेलमेट उतारता है और पूछता है कि क्या ये बात जिया याओ ने कही थी। पुष्टि होने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर हमारा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे चचेरा भाई पूरी तरह हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो गंभीर हो जाता है और जियो को झूठ बोलने के लिए बेशर्म कहता है।
श्याओ जी उसकी डरावनी नजर से चौंक जाता है, जो किसी बड़े अधिकारी जैसी लगती है। फिर भी चचेरा भाई उसे कार में बैठने को कहता है, लेकिन हमारा आदमी एक बार फिर मना कर देता है। श्याओ जी मुक्केबाजी से मामला सुलझाने के लिए कार का दरवाजा खोलता है और ठीक उसके बाद वो हमारे आदमी को मुक्का मारने की कोशिश करता है। हालांकि हमारा आदमी आसानी से बच जाता है और चचेरे भाई के चेहरे पर एक थप्पड़ भी मार देता है। अपमानित होने के बाद वो आदमी चाकू निकालता है और हमारे हीरो को खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन वो जरा भी नहीं डरता और बिना किसी कोशिश के हमले से बच जाता है। फिर हमारा आदमी चचेरे भाई के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जमीन पर पड़ा हुआ श्याओ जी हमारे आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि वो अब वोंग परिवार का पालतू कुत्ता नहीं है, क्योंकि अब से कोई भी उसे तब तक हुक्म नहीं देगा जब तक वो खुद न चाहे। हारा हुआ श्याओ जी सिर्फ हमारे हीरो को धमकी दे पाता है जब वो जाता है। इसी बीच वानहो होटल में जन्मदिन की पार्टी अभी भी चल रही है। वोंग परिवार शी की कार को देखता है और बेसब्री से इंतजार करता है। दादी अपने पोते की काबिलियत की तारीफ करती हैं, ये सोचकर कि वो हमारे हीरो को अपने साथ लाया है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब वो लड़का कार से बुरी तरह पिटा हुआ निकलता है और अपनी दादी के पास भागता है। हैरान होकर वो पूछती है कि उस पर किसने हमला किया और तुरंत जिया याओ के बेकार पति पर इल्जाम लगा देता है। श्याओ जी के पिता वोंग जी क्योंग गुस्से में आ जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो हमारे हीरो को खत्म कर देंगे। चचेरा भाई पुलिस को बुलाने का सुझाव देता है, लेकिन दादी के मन में कुछ और ही प्लान है। वो कहती हैं कि ये शर्म की बात होगी और वो इस मामले को परिवार के अंदर ही सुलझा लेंगी। फिर बूढ़ी औरत श्यांग से उसे सबक सिखाने के लिए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करती है। आधे घंटे बाद हमारा हीरो हुआ युआन कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा होता है और वहां उसे 2 गुंडों ने घेर लिया, जो उसे बिना किसी झंझट के उनके साथ चलने को कहते हैं। हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि इन लोगों को वोंग परिवार ने भेजा है और वो जाने से मना कर देता है। तो गुंडे उस पर हमला करते हैं और पहले उसके हाथ तोड़ने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। दोनों गुंडे जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमारा आदमी शांति से चला जाता है, इस बात से राहत महसूस करता है कि उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उनमें से एक आदमी उठ जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं और उसे रुकने को कहता है। फिर वो गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है, उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि हमारा हीरो सिर्फ खाने के बारे में चिंतित होता है, जो किस्मत से खराब नहीं हुआ था। उसके बाद वो अपनी स्कूटर पर बैठकर दिन की आखिरी डिलीवरी करने निकल जाता है। बूढ़ी मैडम वोंग की बर्थडे पार्टी शानदार वोनहा होटल में पूरे जोरों पर चल रही होती है। इस बीच वोंग जिक्योंग अपनी मां को बताता है कि उसने जिन गुंडों को हायर किया था उन्हें यी चेन ने बुरी तरह पीट दिया। ये सुनकर परिवार की मुखिया गुस्सा हो जाती हैं और सोचती हैं कि क्या वो बेकार दामाद चुपके से कोई मार्शल आर्टिस्ट है। तभी एक आदमी अनाउंस करता है कि डिलीवरी कंपनी के बड़े बॉस माकुन सम्मान देने आए हैं। वोंग जिक्योंग तुरंत उसे हमारे एमसी के बॉस के रूप में पहचान लेता है और अपनी मां के कान में फुसफुसाता है कि उसके पास एक आइडिया है। उसके बाद माकुन अपना परिचय देता है और बर्थडे वाली महिला के लिए तोहफे के तौर पर शराब की एक बहुत महंगी बोतल देता है। वो जबरदस्ती धन्यवाद कहती है और माकुन उसके खराब मूड को समझ जाता है। बूढ़ी औरत कहती है कि उसका परिवार कुछ परेशानी से जूझ रहा है। ये सुनकर वोंग जिक्योंग माकुन को एक तरफ खींचता है और बिजनेसमैन को यी चेन के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वो उसके सामने सीधे झूठ बोलता है, दावा करता है कि उस आदमी ने उसके बेटी को धोखा दिया और उसे चोट भी पहुंचाई, जिससे बॉस पूरी तरह हैरान रह जाता है। वोंग जिक्योंग ऐसे मासूम बनने का नाटक करता है जैसे वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर तुरंत सुझाव देता है कि बॉस इस मामले में उसकी मदद कर सकता है। और इस तरह वो बताता है कि यी चेन माकुन की कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता है, जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। अमीर परिवार को खुश करने के लिए माकुन पूरी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि वो सब कुछ खुद संभालेगा। इसी बात पर बॉस एक कर्मचारी को बुलाता है और उसे वानहा होटल में एक नकली डिलीवरी ऑर्डर देने के लिए कहता है। 15 मिनट बाद हमारा हीरो अपने स्कूटर पर पार्टी वाली जगह के सामने पहुंचता है, पूरी तरह अनजान। ये चेन फिर अपना फ़ोन उठाता है और माकुन को फ़ोन करके बताता है कि उसने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। एक चालाक मुस्कान के साथ माकुन यी चेन से ऑर्डर सीधे पार्टी हॉल में लाने के लिए कहता है। हमारे लड़के को ये अजीब लगता है और वो कहता है कि डिलीवरी ड्राइवरों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर वो होटल को पहचान लेता है। दूसरी तरफ माकुन और बूढ़ी मैडम वोंग बस एक दूसरे को बुरी नज़र से देखते हैं और मुस्कुराते हैं।
अपना लहजा बदलते हुए वो सहमत होने का नाटक करता है और ड्राइवर से ऑर्डर देने के लिए होटल के गेट पर इंतजार करने के लिए कहता है। पूरी स्थिति पर शक होने पर हमारा हीरो हाथ में डिलीवरी बैग लिए हॉल में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो अपने बॉस को वोंग परिवार के साथ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वो सीधे एक जाल में फंस गया है। सबके सामने माकुन उस नौजवान की तरफ इशारा करता है और चिल्लाकर उसे अपनी यूनिफॉर्म उतारने और अपना बैज देने के लिए कहता है। याचेन पूरी तरह से कंफ्यूज है और कम दोस्ताना अंदाज में पूछता है कि ये सब क्या है। वोंग शिया सामने आता है और उसे अपने ही बॉस माकुन को न पहचानने के लिए बेवकूफ़ कहता है। माकुन मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो उसे हायर करने वाले मैनेजर से उसे फ़ोन करवा देगा। और बस यी चेन का फ़ोन बजता है। ये उसका मैनेजर है जो उसे बताता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट के अपमान करने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हमारा हीरो निराश है क्योंकि वो इज्जत से नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। कुछ और न कर पाने पर वो पूरी भीड़ के सामने अपनी डिलीवरी जैकेट खोलना शुरू कर देता है। वोंग जिक्योंग और उसका बेटा हंसने लगते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं, पूछते हैं कि उसका सारा घमंड कहाँ गया। जैसे ही वो जैकेट उतारता है, या चेन शांति से पूछता है कि क्या माकुन का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म नहीं हो रहा है। माकुन चौंक जाता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला, लेकिन जल्दी से कहता है कि ये उसका काम नहीं है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और उसे बताता है कि अब उसे राजधानी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब कंपनी का एजेंट नहीं रहेगा। माकुन गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि वो खुद को क्या समझता है, और फिर सीईओ के साथ अपनी दोस्ती के बारे में शेखी बगाड़ता है। उस नौजवान की हिम्मत देखकर बूढ़ी मैडम वोंग अपना आपा खो देती हैं और उसे वहीं घुटने पर बैठने का आदेश देती हैं। वो उस पर उसके पोते को धोखा देने और पीटने का आरोप लगाती हैं और घोषणा करती हैं कि वो सबके सामने परिवार का न्याय करेंगी। याचेन थोड़ी सी मुस्कान देता है और पूछता है कि उसे घुटने क्यों टेकने चाहिए, और बड़ी औरतों से कहता है कि वो सपने देखती रहे। बूढ़ी औरत उसे याद दिलाती है कि 3 साल पहले उसने वादा किया था कि अगर वो कभी कुछ गलत करेगा तो परिवार का न्याय मानेगा। हमारा हीरो अपने सीने पर हाथ रखता है और पुष्टि करता है कि उसका वादा अभी भी कायम है क्योंकि वो अपनी बात का पक्का है। जवाब से संतुष्ट होकर वोंग जिक्योंग अपने आदमियों को परिवार का विशाल ड्रैगन रूलर लाने का आदेश देता है। कुछ ही देर बाद उसका एक गुंडा एक सोने का रूलर लेकर आता है जिसके सिरे पर ड्रैगन का सिर बना होता है। मेहमान हैरान रह जाते हैं, फुसफुसाते हैं कि उस चीज से मार पड़ने पर कम से कम 3 दिन तक दर्द होगा। बूढ़ी मैडम वोंग नफरत भरी नजर से वोंग जिक्यान को आदेश देती हैं कि वो ए चेन को उस चीज से 20 बार मारे। अचानक जियाओ याओ के पिता बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये उनकी गलती थी कि उन्होंने अपने दामाद को अनुशासित नहीं किया और वो खुद ऐसा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जियाओ कहीं से भी आ जाती है और रूलर पकड़ लेती है। कहती है कि वो खुद अपने पति को मारेगी। हमारा हीरो उसे घूरता है, सोचता है कि धोखा मिलने और झूठे आरोप लगने के अलावा अब उसकी अपनी पत्नी उसे मारना चाहती है। याचेन सरके से कहता है कि उसने सचमुच एक अजीब पत्नी से शादी की है, और जियाओ बस बड़बड़ाती है। वो दावा करती है कि उसकी पत्नी होने के नाते सिर्फ वही उसे मार सकती है क्योंकि दूसरों को ऐसा करने देने से उस पर शर्म आएगी। वोंग शिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और अपने चचेरे भाई से रूलर छीनने की कोशिश करता है, जो उसके काम से हैरान रह जाता है। गुस्से में चचेरा भाई चिल्लाता है कि वो हमारे हीरो का चेहरा बिगाड़ देगा और मारने के लिए रूलर उठाता है। हालांकि याचेन बहुत तेज है और आखिर सेकंड में वार से बचने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसका चचेरा भाई हैरान रह जाता है। मौका देखकर याचेन वोंग शिया के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। मेहमानों के जबड़े खुले रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि परिवार के दामाद ने वारिस को पीट दिया। बूढ़ी मैडम वोंग गुस्से में है और चिल्लाती हैं कि वहां कई बॉस और डायरेक्टर मौजूद हैं जो उसे उसी समय गिरफ्तार करवा सकते हैं। वो अपना बचाव करता है, कहता है कि सबने देखा कि वोंग शियाओ ने पहले उस पर हमला किया और वो सिर्फ आत्मरक्षा में काम कर रहा था। जिया के पिता उस पर आरोप लगाते हैं कि वो बिना इज्जत वाला आदमी है क्योंकि उसने परिवार का न्याय स्वीकार करने का अपना वादा तोड़ दिया। हमारा हीरो बताता है कि वो सजा स्वीकार कर लेता, लेकिन शर्त ये थी कि उसने सचमुच कुछ गलत किया हो। फिर कुलमाता चिल्लाती है कि उसने जियाओ को उसकी पीठ के पीछे धोखा दिया और उसके पोते पर हमला किया। पूछती है कि क्या ये काफी नहीं था। याचेन चिल्लाकर कहता है कि 3 साल से वो उसकी पत्नी से प्यार करता था और असली धोखेबाज जियाओ याओ है जो फांग चाओ के साथ एक होटल में गई थी। मेहमान फांग चाओ के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और उन अफवाहों के बारे में बात करते हैं कि वोंग परिवार उसे अपना दामाद बनाना चाहता था।
परेशान होकर जियाओ याओ उनसे निवेदन करती है कि वो उनकी बात न सुने और एक कहानी बनाती है कि वो फांग चाओ से बिजनेस पर बात करने के लिए मिली थी। हमारा हीरो जियाओ याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए होटल का कमरा और बाथरोब चाहिए। इत्तेफाक से उसी समय फांग चाओ खुद पार्टी में आ जाता है, जिससे सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। जन्मदिन का तोहफा लिए हुए वो ग्रुप के पास आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। जियाओ पीड़ित होने का नाटक करते हुए उसके पास दौड़ती है और कहती है कि येन उस पर उसके साथ अफेयर का आरोप लगा रहा है। लड़की को गले लगाते हुए फांग चाओ सबको बताता है कि उस आदमी की बात न सुने और कहता है कि वो निर्दोष है। फिर वो हर किसी को कोई सबूत दिखाने का चैलेंज करता है। मन ही मन सोचता है कि उसने पहले ही सारे सबूत डिलीट कर दिए हैं। बात बदलते हुए वो कहता है कि ये बदनामी किसी और वजह से है और बताता है कि वो आदमी भी डिलीवरी ड्राइवर है। फांग चाओ झूठ बोलता है, कहता है कि ड्राइवर का रवैया बहुत खराब था और उसने खाना जमीन पर फेंक दिया था, इसीलिए उसने उसे खराब रिव्यू दिया है। जीत की मुस्कान के साथ वो माकुन की ओर इशारा करता है और कहता है कि बॉस कंपनी के रिकॉर्ड में सब कुछ कंफर्म कर सकता है। माकुन अपना फोन निकालता है और 1 स्टार नेगेटिव रिव्यू को ठीक वैसे ही कंफर्म करता है जैसा उस अमीर आदमी ने बताया था। मेहमान हमारे हीरो को एक नीच इंसान कहने लगते हैं जो सिर्फ बदला लेने आया था। बिना घबराए ये चेन उस जोड़े को देखता है और पूछता है कि क्या वो ये नहीं बताएंगे कि उसने खाना क्यों फेंका। जियाओ याओ उस पर आरोप लगाती है कि वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है और दबाव संभालने की उसकी क्षमता बहुत खराब है। हमारा हीरो जोर जोर से हंसने लगता है, सोचता है कि अब उसके लिए क्या उम्मीद बची है। वहां से वो बूढ़ी मैडम वोंग की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि उसने धोखा दिया। इस सवाल का सामना करने पर बूढ़ी मैडम वोंग चुप रह जाती हैं और जियाओ याओ नजरें फेर लेती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। फिर परिवार की मुखिया कहती है कि क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें धोखे की बात भूल जानी चाहिए, लेकिन हमले की बात नहीं। हमारा हीरो जवाब देता है कि वोंग शियाओ ने उस पर हथियार से हमला किया और उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है। दादी गुस्सा हो जाती हैं और उस पर आरोप लगाती है कि 3 साल तक उनके परिवार के खर्च पर रहने के बाद वो हिम्मत करने लगा है। हमारा हीरो उन्हें दिलासा देता है, कहता है कि उसने हमेशा उनका सम्मान किया है और वादा करता है कि वो अपने पोते के लिए कोई परेशानी नहीं करेगा। फिर गंभीर होकर वो अपनी एकमात्र रिक्वेस्ट बताता है कि वो आखिरकार उसके तलाक को मंजूरी दे दे। बूढ़ी औरत भाषण देना शुरू करती है कि शादी उसके दिवंगत पति का इच्छा थी, इसीलिए उसने इसे बनाए रखा। ये सुनकर पार्टी के मेहमान वोंग परिवार की स्थिति के बारे में आपस में फुसफुसाने लगते हैं। परिवार की मुखिया बात जारी रखती है, अपनी पोती की तारीफ करते हुए कि वो ननटिसिटी की नंबर 1 ब्यूटी है और कहती है कि यह चेन उसके लायक नहीं है। वो ऐलान करती है कि अब वो अपने पति की बात नहीं मानेगी और उसी समय ये चेन को परिवार से बाहर निकाल देती है। वोंग योंग इस फैसले से बहुत खुश होता है और जश्न मनाने के लिए सबके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए वेटर को बुलाता है। मेहमान तुरंत परिवार को बेकार दामाद से छुटकारा पाने के लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि जियाओ बेहतर इंसान के लायक है। जियाओ की मां सुआन फिर बताती है कि 3 साल तक कपल अलग अलग कमरों में बिना किसी संपर्क के सोता था। वो सबको सुनाकर चिल्लाती है कि उसकी बेटी अभी भी पवित्र है, जिससे जियाओ इस खुलासे से पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। हमारा हीरो बस पूरी घटना को ठंडी दूर की नज़र से देखता रहता है और इस सार्वजनिक अपमान को समझता है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि ये जे याओ की पसंद थी कि उसके अपने परिवार ने उसके साथ एक सामान जैसा व्यवहार किया। वो शराब का गिलास उठाता है और अपनी पूर्व पत्नी को बधाई देता है कि आखिरकार वो अपने लेवल का कोई ढूंढने के लिए आज़ाद है। जिया याओ सुपीरियॉरिटी के भाव से कहती है कि अगर वो घुटनों पर बैठकर भीख मांगे तो शायद वो तलाक के बारे में फिर से सोचेगी। ये चेन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि उसे भीख क्यों मांगनी चाहिए जब धोखा तो उसने दिया था। उसकी इस हिम्मत को देखकर वो बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को झुका देता है। 1 सेकंड बाद वो गिलास का पूरा पानी जियाओ के चेहरे पर फेंक देता है और उस पर चिल्लाता है कि वो इसके लायक नहीं है। जिया याओ अपने पूर्व पति के रवैये से पूरी तरह हैरान रह जाती है और चिल्लाती है कि वो पूरी तरह से पागल हो गया है। फिर वो अपनी दादी के पास भागकर शिकायत करती है कि सिर्फ तलाक हमारे हीरो के लिए काफ़ी सज़ा नहीं है। वोंग शियावी अपना चोट लगा चेहरा दिखाता है और सहमत होता है कि उन्हें उस आदमी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही परिवार की मुखिया एक भाषण देती है। ये चेन ने अपनी पोती की जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए। इस वजह से बूढ़ी औरत पार्टी के सभी बड़े लोगों से हमारे हीरो की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने में मदद मांगती है। मेहमान वोंग परिवार के फैसले के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, ये सोचकर कि क्या ये सच में इतना गंभीर है। उसी समय फैंग चाओ बीच में आता है और कहता है कि वो ये चेन को शहर के किसी भी होटल में रहने से रोककर परिवार का साथ देगा।
वो आदमी हमारे हीरो को ताना मारता है, कहता है कि वो उसकी एक्स वाइफ के साथ सोएगा और उसे घुटनों पर भीख मंगवाएगा। इसके तुरंत बाद जोंग वेई नाम का एक और आदमी मदद करने की पेशकश करता है। वादा करता है कि ये चेन को किसी भी रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं मिलेगी। माखुन, यान का पूर्व बॉस, भी आता है और गारंटी देता है कि वो नौजवान अब डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम नहीं कर पाएगा। हमारा हीरो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और शांति से पूछता है कि क्या कोई और सेक्टर भी उसे ब्लैकलिस्ट करने वाला है। एक कार कंपनी का सीईओ खड़ा होता है और कहता है कि बार और नाइट क्लब भी उस नौजवान को नौकरी नहीं देंगे। इस स्थिति का सामना करते हुए वोंग शियावी सबको याद दिलाता है कि ये चेन को लड़ना आता है और वो किसी अमीर आदमी का बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर सकता है। इस पर मजीक मेहमान चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां मौजूद कोई भी शहर के हर अमीर आदमी को नहीं जानता। लेकिन एक रहस्यमयी आदमी चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आता है, जैसे कि वो उस समस्या को हल कर सकता हो। अचानक एक खूबसूरत महिला पार्टी में आती है, अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती है। बिजनेसमैन में से एक उसे देखकर पीला पड़ जाता है और उससे पहले न मिलने के लिए माफी मांगने के लिए दौड़ता है। माखुन उस महिला को देखकर लगभग लार टपका रहा होता है और प्रेसिडेंट वोंग से तुरंत उनका परिचय करवाने के लिए कहता है। फिर वो आदमी उसे हुआ चेनिंग ग्रुप की मशहूर वाइस प्रेसिडेंट कुन होंग यिन को न पहचानने के लिए डांटता है। ये खुलासा कि ये महिला इतने शक्तिशाली ग्रुप की वीपी है, सबको सदमे में डाल देता है। इसके अलावा वे टिप्पणी करते हैं कि जबकि प्रेसिडेंट एक रहस्य है, कुन होंग यिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हमारा हीरो सब कुछ दूर से देखता है, हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि ये उसकी कंपनी है। वोंग जियोंग उस महिला के पास जाता है और कहता है कि वो अकेली है जो शहर के सभी अमीर लोगों को जानती है। माखुन एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ सहमत होता है, कहता है कि इसीलिए सभी अमीर लोग उसे जानना चाहते हैं। महिला उस टिप्पणी पर उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखती है और वो आदमी जल्दी से बिना सोचे समझे बोलने के लिए माफ़ी मांग लेता है। फिर भी माखुन लार टपकाता रहता है और मन ही मन सोचता है कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसने ज़रूर कुछ चालें चली होंगी। वहां से वोंग जू क्योंग औपचारिक रूप से कुन होंग यिन से ये चेन की जिंदगी बर्बाद करने में मदद मांगता है। रिक्वेस्ट सुनकर महिला ने बिना कोई रिएक्शन दिए अपना सिगरेट केस निकाल लिया। कुछ देर बाद वो शान से केस से एक सिगरेट निकालती है और उसे अपने होठों से लगाती है। तुरंत ही कई आदमी उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हैं, जिससे उसका जबरदस्त असर साबित होता है। हालांकि वो औरत लाइटर और अपने आसपास खड़े सभी आदमियों को नज़रअंदाज कर देती है जो उसे तारीफी नज़रों से देख रहे थे। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कुन होंग यिन बस हमारे हीरो को पास आने के लिए कहती है। वो अपनी ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास जाती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए औरत हमारे हीरो से उसकी सिगरेट जलाने के लिए कहती है। इस हरकत से सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे इतना भाव क्यों दे रही है। बिना घबराए हमारा हीरो सीधा जवाब देता है कि उसके पास लाइटर नहीं है, जिससे वो हैरान रह जाती है। शहर की सबसे पसंदीदा देवी की बात न मानने पर आदमी उस नौजवान की हिम्मत पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी किन होंग येन खड़ी होती है और हालात संभालने के लिए उस नौजवान के सामने आ जाती है। फिर वो उसका नाम पूछती है, लेकिन वो लड़का अनजान बनने का नाटक करता है। हमारा हीरो ताने मारते हुए जवाब देता है, पूछता है कि क्या उसने सुना नहीं जब उसका नाम पहले ही बताया जा चुका है। वोंग जू क्योंग उस औरत की इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक हाथ के इशारे से रोक देती है। फिर वो यान के करीब आती है और कहती है कि वो उसके सरनेम की वजह से उसे बचने का रास्ता देगी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए बुलाती है। उसी समय मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या उस पावरफुल औरत को उसमें इंटरेस्ट आ गया है। दूर से जे याओ जलन से ये सब देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वोंग जियोंग मौके का फायदा उठाता है और कुन होंग येन से नए प्रेसिडेंट का पूरा नाम पूछता है। हालांकि वो औरत सवाल टाल देती है, कहती है कि उसका बॉस अभी अपनी पहचान सीक्रेट रखना चाहता है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन है और पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे करने का प्लान कर रही है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो कहती है कि अगर वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे तो वो मामला सुलझा सकती है। फिर वो उसे 2 लाख एनुअल सैलरी वाली बॉडीगार्ड की नौकरी ऑफर करती है। जियो जलन से कमाती है और अपनी दादी से शिकायत करती है कि किन होंग येन उनके परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि परिवार की मुखिया ये पहचान लेती है कि वो औरत बहुत स्मार्ट है, इसीलिए वो इतनी ऊंची पोजीशन पर है। वो ऐसी है जो बिना किसी वजह से किसी को नाराज नहीं कर सकती और किसी भी आदमी को अपना दीवाना बना सकती है। प्रपोजल का सामना करते हुए हमारा हीरो बस उसे गंभीरता से देखता है और ऑफर ठुकरा देता है। उसके अप्रत्याशित जवाब से जियो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मना क्यों करेगा। कुन होंग यिन भी सबके सामने रिजेक्ट होने पर गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहती है कि उसने अभी जो कहा उसे दोहराए। हमारा हीरो उसकी आंखों में दृढ़ और चुनौती भरी नजर से देखता है, जिसमें उस औरत का कोई डर नहीं था।
एक पल बाद वो उसके कान के पास झुकता है और यकीन से दोहराता है कि वो ऑफर ठुकराता है। इस बोल्ड कदम और उस जवान आदमी की नज़दीकी से वो पावरफुल औरत पूरी तरह से चुप हो जाती है और शर्मा जाती है। वोंग जियांग इस सीन से चिढ़ जाता है, लेकिन ये चेन कहता है कि उसने सिर्फ इसीलिए पास आकर बात की ताकि वो उसे साफ साफ सुन सके। गुस्से से चेहरा लाल करके कुन होंग यिन हमारे हीरो से कहती है कि वो उसे चुनौती देने के लिए बहुत बहादुर है। उस पल से वो परिवार की मुखिया की तरफ मुड़ती है और ऐलान करती है कि वो वोंग परिवार को ये चेन को खत्म करने में सपोर्ट करेगी। ये सुनकर जिया याओ और मेहमान जश्न मनाते हैं, क्योंकि अब उस लड़के के पास शहर में बिल्कुल कोई चांस नहीं है। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या उसका फैसला पर्सनल है या ये पूरे हुआ चेनिंग ग्रुप का रिप्रेजेंट करता है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है और कंपनी के लिए बोलने का उसे कोई हक नहीं है। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं, इस बात से सहमत होते हैं कि वो इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती। इस वजह से कुन होंग येन मौके पर ही कुछ बनाती है। मजीक ये दावा करती है कि ग्रुप का नया और रहस्यमयी प्रेसिडेंट उसका लवर है। ये चेन पूरी तरह से हैरान रह जाता है और खुद से सोचता है कि वो इस औरत का लवर कब बन गया। वो उसके झूठ का पर्दाफाश सबके सामने करता है, लेकिन वो यकीन से इसे दोहराती है ताकि सब सुन सकें। मेहमान तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं और हमारे हीरो की आलोचना करने लगते हैं कि उसने उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। वोंग जियांग अब बहुत खुश है, ये मानते हुए कि 70 मिलियन की फंडिंग पक्की हो गई है। कुन होंग येन फिर सबसे उनके रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए कहती है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। हमारा हीरो बस हल्की मुस्कान देता है, ये समझते हुए कि उसे अपने झूठ के सामने आने का डर है। वो औरत उसकी मजाकिया मुस्कान देखती है और चिढ़कर पूछती है कि इस सिचुएशन में इतना मजेदार क्या है। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि प्रेसिडेंट सच में अमीर और हैंडसम है, लेकिन वो असल में उसके टाइप की नहीं है। किन होंग येन झूठ बोलती रहती है, कहती है कि प्रेसिडेंट को उससे प्यार हो गया और उसने उसके लिए एक आइलैंड भी किराए पर लिया है। हमारा हीरो उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तय करता है कि इस बारे में बहस करना बेकार है। इसीलिए वो जिया याओ की ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि तलाक को ऑफिशियल बनाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने का समय हो गया है। लेकिन वोंग शियावी उन्हें रोकती है और शहर से गायब होने से पहले उन्हें एनिवर्सरी बैंक्वेट में रुकने के लिए कहती है। फिर चचेरा भाई माखुन की तारीफ करता है। पहले ये चेन को बेइज्जत करने के बाद एक्स बॉस कहता है कि उसे इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हमारे हीरो की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो तय करता है कि माखुन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही वो अपना फोन निकालता है और सबके सामने कॉल करता है, बिना ये परवाह किए कि कौन देख रहा है। कॉल पर एक आदमी उसे तीसरे छोटे मालिक कहकर बुलाता है और वो तुआन तुआन के सीईओ के बारे में पूछता है। फिर ये चेन ऑर्डर देता है कि शहर की डिलीवरी एजेंसी का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो आदमी कंफर्म करता है कि सीईओ अपने दादा से मिलने के लिए कुछ भी करेगा। हमारा हीरो फिर कहता है कि वो अच्छे काम के इनाम के तौर पर उसके लिए डिनर का इंतजाम करेगा। कॉल काटने के बाद हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब उसे घूरने लगते हैं। वोंग शियावी जोर से हंसने लगता है और ये चेन से पूछता है कि ये चेन अपने आप को क्या समझता है जो ऐसी बेवकूफ़ी तरी धमकी दे रहा है। माखुन भी उस आदमी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो इस छोटी सी एक्टिंग से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। वो आदमी तो अपने दादा को कोई बूढ़ा किसान कहता है और कहता है कि सीईओ उनके लिए बहुत ज़्यादा अरबपति है। अकुन होंग येन चुपचाप इस सीन को शक भरी नज़रों से देखता है। जैसे जैसे बॉलरूम में तनाव बढ़ता जाता है, तभी माखुन का फ़ोन बजता है और वो बहुत खुश हो जाता है। सोचता है कि सीईओ वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कॉल कर रहा है। हालांकि जब वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ ठंडे लहजे में उसे बताती है कि उसकी एजेंसी की क्वालिफिकेशन तुरंत रद्द कर दी गई है। ये बुरी खबर सुनकर एक्स बॉस का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके चेहरे से ठंडा पसीना टपकने लगता है। बेचैन होकर वो मेहमानों को देखता है और सोचता है कि इतने सारे ज़रूरी लोगों के सामने वो शर्मिंदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो कमीना जोर जोर से बात करने लगता है। सबको झूठ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट 8 मिलियन की फीस पर रिन्यू हो गया है, जबकि फोन पर आवाज कहती है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई है। माखुन दिखावा करता रहता है कि वे सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक्स के लिए बाहर जा रहे हैं। वो सबको अलविदा कहता है, अच्छे भविष्य के सहयोग का वादा करता है, जबकि सीईओ उसे लाइन पर पागल कह रहा होता है। फिर वो घबराकर हंसते हुए फोन काट देता है, जबकि हमारा हीरो उस आदमी की दयनीय एक्टिंग को समझ जाता है। फिर माखुन दूसरे मेहमानों की तरफ मुड़ता है और सीधे चेहरे से उन्हें यकीन दिलाता है कि डील पूरी तरह से पक्की हो गई है। अच्छी खबर सुनकर वोंग शियावी टोस्ट करता है और वो झूठा अपने ही निराशा भरे आंसुओं से मिली शराब पीता है। लेकिन या चैन उस आदमी के आंसू देखती है और मुस्कुराते हुए समझ जाती है कि उसकी चाल काम कर गई। वाइस प्रेसिडेंट को आंसू अजीब लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो आदमी बहाना बनाता है कि तेज शराब गलत तरीके से गले से नीचे चली गई।
इस पर हमारा हीरो अपने हाथ बांधकर सीधे पूछता है कि वो सबको क्यों नहीं बता देता कि उसने एजेंसी खो दी है। बेनकाब होने पर गुस्सा होकर माखून चिल्लाता है कि हेडक्वार्टर ने कब्जा कर लिया है और कहता है कि इसका उस जवान आदमी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा हीरो आरोपों की परवाह नहीं करता और शांति से कहता है कि वो बहस में समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि वो सच जानता है। माखून के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन मेहमानों को शक होता है कि सन लॉ में रहने वाले एक बेकार आदमी में पूरी एजेंसी को खत्म करने की ताकत कैसे हो सकती है। हालांकि कुन होंग यान सोच में पड़ जाता है, उस जवान आदमी को शक की नज़र से देखता है और सोचता है कि क्या वो सच में कोई ताकतवर इंसान हो सकता है। ठीक उसके बाद जिया हालात शांत करने के लिए आगे आती है, सबको यकीन दिलाती है कि उसका पूर्व पति सिर्फ एक गांव का गवार है जिसका कोई असर नहीं है। वो उस जवान आदमी को और नीचा दिखाती है, कहती है कि अगर वो ज़रूरी लोगों को जानता होता तो वो कभी खुद को कुत्ते जैसा बर्ताव नहीं करने देता। घर की मुखिया सहमत होती है, हालात पर हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि जवान मालिक इतने बिगड़े हुए होते हैं कि इतनी मुश्किलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इज्जत बचाने की कोशिश में माखुन शराब की एक बहुत महंगी बोतल दिखाता है, लेकिन वेटर सबको खाने के लिए बुलाते हुए उसे रोक देते हैं। वो सीन देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि ये परिवार कितना मतलबी है और उसे पूरी तरह समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा क्यों हुआ। उसी पल हेड शेफ घोषणा करता है कि दावत शुरू होने वाली है और सबको मेन हॉल में जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे चलते हैं, जिया उसके कान में फुसफुसाती है कि पार्टी खराब न हो, इसलिए तलाक को आधिकारिक बनाने के लिए डिनर के बाद तक इंतजार करे। ज्यादा कोई चारा न होने पर हीरो पीछे एक टेबल पर अकेला बैठ जाता है और तय करता है कि जब तक सब खाना खत्म न कर लें तब तक इंतजार करेगा। अचानक उसके बगल में बैठी एक महिला मेहमान सिर्फ इसलिए हंगामा करती है क्योंकि उसका चम्मच उससे छू गया, जैसे कि वो कोई कचरा हो। चैन उस ड्रामे को नज़रअंदाज करता है और देखता है कि जो डिश परोसी जा रही है वो पीपिया सूप है, जो कुछ खास चीज़ों के विकास में मदद करने के लिए मशहूर है। जांच परख भरी नज़र से देखते हुए वो कमेंट करता है कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिससे वो औरत गुस्सा और कंफ्यूज हो जाती है। वो औरत गुस्से में खड़ी हो जाती है, लेकिन वो जवान आदमी बस उसकी अच्छी खासी बॉडी पर नज़र डालता है, जिससे लगता है कि वो पहले से ही ठीक है। शक में वो अपनी बात बदल देती है और उससे कहती है कि वो खुद ही सूप पी ले। ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोचती है कि वो आदमी बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि वो उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देख रहा है, जबकि वो आदमी बोरियत भरे चेहरे के साथ सूप पीता रहता है। कुछ देर बाद वो अपनी दादी के पास भाग जाती है और शिकायत करती है कि या चैन को वहां खाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ये दावा करते हुए कि निकम्मा दामाद जन्मदिन का तोहफा भी नहीं लाया और उसे दावत में रहने का कोई हक नहीं है। वो औरत परेशान करती रहती है, कहती है कि परिवार में थोड़ी इज्जत होनी चाहिए और हम खाना खाने के बाद ही तलाक की बात करेंगे, लेकिन इस बात पर जोर देती है कि ये 18वां जन्मदिन है और वो आदमी खाली हाथ आया है। हमारा हीरो ये सब चुपचाप सुनता है, ये सोचते हुए कि अगर दादी माँ ने 3 साल तक तलाक रोकने पर जोर न दिया होता तो उसका मिशन बहुत पहले फेल हो गया होता। इसलिए वो असल में उस अजीब नियम के लिए शुक्रगुजार है, क्योंकि आज वो दिन है जब वो आधिकारिक तौर पर परिवार छोड़ रहा है। यान तय करता है कि उसे बदले में कुछ देना चाहिए और अपना फ़ोन निकालकर एक जूनियर को फ़ोन करके तोहफा तैयार करने और उसे तुरंत होटल पहुंचाने के लिए कहता है। उसे फ़ोन पर देखकर जिया याओ मजाक उड़ाती है, पूछती है कि क्या उसे अपना जमीर कचरे में मिला और घमंड से उसे चेतावनी देती है कि वॉन परिवार सबके सामने जो भी सस्ता कबाड़ वो भेजेगा उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी पत्नी उसे और बेइज्जत करती है, कहती है कि खुद को शर्मिंदा मत करो, क्योंकि वो सिर्फ मुफ्तखोर है, और यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए दादी को देने का दिखावा करने के लिए कुछ अच्छा खरीदने के लिए किसी को भेजने की भी पेशकश करती है। हालांकि हमारा हीरो शांति से खाता रहता है, उसकी चिल्लाहट को नज़रअंदाज करता है, जिससे वो औरत गुस्से में आ जाती है, चिल्लाती है और पूछती है कि क्या वो बहरा हो गया है, लेकिन वो जवान आदमी अपनी प्लेट से नज़र उठाने की भी जहमत नहीं करता। 10 मिनट बीत जाते हैं और पीले हेलमेट वाला एक साधारण डिलीवरी मैन होटल की शानदार लॉबी में तेजी से आता है। आसपास की दौलत के मुकाबले वो बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि वो अर्जेंट पैकेज पाने वाले को ढूंढ रहा होता है। एक स्टाफ मेंबर उस आदमी को एंट्रेंस पर रोकता है, कहता है कि ये प्राइवेट पार्टी है और बाहरी लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो आदमी विनम्रता से बताता है कि वो सिर्फ म्यूजिक जन्मदिन का तोहफा देने आया है और फिर चला जाएगा। इस स्थिति का सामना करते हुए डिलीवरी मैन थोड़ा खोया सा दिखता है और विनम्रता से पूछता है कि आज किसका जन्मदिन है, ताकि वो पैकेज सही व्यक्ति को दे सके। वोंग शियावी ये सोचकर खड़ा हो जाता है कि ये खाना है।
वो आदमी बताता है कि वो सड़क पर एक रोल्स रॉयस के मालिक से मिला, जिसने उसे वो पैकेज जितनी जल्दी हो सके होटल तक पहुंचाने के लिए 500 रुपए दिए। रोल्स रॉयस का शब्द सुनकर घमंडी चचेरा भाई तुरंत मान लेता है कि ये तोहफा उसकी दादी के लिए किसी बड़े आदमी ने भेजा है, और लालच भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डिलीवरी मैन से पैकेज तुरंत देने को कहता है। एक करोड़पति के कहने पर लाए गए मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर क्या है, ये देखने के लिए हॉल में उत्सुकता भर जाती है, और वोंग शियावी उसे शानदार देखने की उम्मीद में उसे ध्यान से खोलता है। जब ढक्कन खुलता है तो एक हरी रोशनी तेजी से चमकती है, और वो ये जानकर पसीने से तर हो जाता है कि ये बर्फ के जेड का एक बहुत ही शानदार और कीमती टुकड़ा है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वोंग शियावी गहने को देखकर हैरान रह जाता है, और वो सबको सुनाते हुए चिल्लाता है कि जेड एकदम साफ है और इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन है। इस पर मेहमान फुसफुसाने लगते हैं। ये विश्वास नहीं कर पाते कि एक साधारण डिलीवरी मैन इतनी कीमती चीज लाया है, और सोचते हैं कि इसके पीछे कौन सा टाइकून है। जब हॉल में हंगामा होता है तो हमारा हीरो शांति से खाना खाता रहता है, जैसे कि इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहां से हर कोई ब्रेसलेट की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है, और मेट्रियार्क वोंग से पूछता है कि वो उदार आत्मा कौन थी जिसने ये तोहफा भेजा। हालांकि बूढ़ी औरत उस टुकड़े को देखकर उलझन में पड़ जाती है और मानती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये किसने भेजा है, क्योंकि वो किसी इतने अमीर और रहस्यमय इंसान को नहीं जानती। किन होंग हियान भी जेड की बेहतरीन क्वालिटी से प्रभावित होता है, और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगता है कि इतनी बड़ी दौलत भेजने वाला कौन हो सकता है। कुछ देर बाद घमंड वाइस प्रेसिडेंट पर हावी हो जाता है, और वो सोचने लगती है कि शायद उसके अमीर चाहने वालों में से किसी ने इसे भेजा है। वो औरत खुद को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसकी जबरदस्त सुंदरता ने किसी युवा मालिक को लाखों खर्च करने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो उस रात उसका दिल जीत सके। दूसरी ओर वोंग जुआंगकोंग डींगे मारने लगता है, कहता है कि ये निश्चित रूप से उसकी बेटी से प्यार करने वाले किसी गुप्त प्रशंसक ने पैकेज भेजा है। इसी अंदाजे पर आधारित वे एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं, इस बात पर यकीन करते हुए कि एक उदार अरबपति दामाद जल्द ही परिवार में शामिल होने वाला है। हमारा हीरो पूरे दयनीय सीन को मजेदार पाता है, ये सोचते हुए कि वे ये मानने के बजाय कोई भी बेतुका झूठ गढ़ लेंगे कि गहना उसी ने खरीदा था। फिर वो अपना मुंह पोंछता है, टेबल से उठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसका खाना हो गया है, ताकि वे वहां से निकल सके। इसके साथ ही या चैन घोषणा करता है कि उसने वादा किया हुआ तोहफा दे दिया है, और अब मांग करता है कि वे तुरंत तलाक को अंतिम रूप देने के लिए सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाएं। जिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं और सवाल करती है कि उसने कब कोई तोहफा दिया, क्योंकि उसने पूरी रात उसे एक उंगली भी हिलते हुए नहीं देखा। तो नायक सीधे उसकी दादी की ओर इशारा करते हुए सबके सामने खुलासा करता है कि $10 मिलियन का ब्रेसलेट उसका तोहफा है। शियावी हमारे नायक के चेहरे पर वापस उंगली करती है, चिल्लाती है कि वो बेशर्म है और उसके पास ऐसा गहना खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं होंगे 1000 साल में भी। चचेरी बहन ड्रामा जारी रखती है। जिया याओ से कहती है कि वो अपने पति को खुद को शर्मिंदा न करने दे, दावा करती है कि ये निश्चित रूप से किसी अमीर प्रेमी ने भेजा था। इसके साथ ही पत्नी जल्दी से उस नौजवान को खींच कर ले जाती है, कहती है कि उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस जल्दी जाना है, क्योंकि वो एक पल भी एक हारे हुए आदमी के साथ शादी में नहीं रह सकती। जाने से पहले या चैन उस बूढ़ी औरत को देखता है और गंभीरता से कहता है कि उनके 3 साल साथ रहने के लिए ये ब्रेसलेट परिवार के लिए उनका विदाई तोहफा है। घी इस नेक काम को नजरअंदाज करती है और उस पर चिल्लाती है कि शेखी बघारना बंद करो और बस चले जाओ, ये दोहराते हुए कि वो वोंग परिवार के लिए चलती फिरती शर्म के सिवा कुछ नहीं है। तभी वोंग शियावी एक खतरनाक लुक के साथ आता है, अपने पूर्व दामाद से कहता है कि वो ट्रेन पकड़े और जैसे ही तलाक के कागजात पर साइन करे यानजो से गायब हो जाए। लेकिन हमारा हीरो इस धमकी से घबराता नहीं है और ठंडे लहजे में जवाब देता है कि उसकी आज़ादी उसकी अपनी है और किसी को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि उसे कहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एक पल बाद वो फुटपाथ पर सवारी का इंतजार कर रहा होता है जब एक लग्जरी कार तेजी से गुजरती है और आखिरी ताना मारने के लिए उसके सामने रुक जाती है। गाड़ी के अंदर फैंग छियाया उस औरत के बगल में शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि वो नौजवान BMW में बैठने के लायक नहीं है और उसे इसके बजाय किराए की बाइक लेनी चाहिए। लवर एक बार फिर हंसता है और उसे बताता है कि वे सरकारी इमारत के एंट्रेंस पर इंतजार करेंगे और हमारे हीरो को फुटपाथ पर छोड़ देते हैं। इस शर्मनाक स्थिति का सामना करते हुए यान चेन बस एक रेगुलर टैक्सी बुलाता है और ड्राइवर से कहता है कि उसे सीधे सिविल अफेयर्स ऑफिस ले जाए ताकि ये सब खत्म हो जाए। वहां पहुंचने के बाद वे तुरंत मीडिएशन रूम में जाते हैं, जहां का माहौल ठंडा और नौकरशाही है, जो उस अरेंज्ड मैरिज के पक्के अंत का संकेत देता है। प्रोसेस जल्दी होता है और कुछ ही मिनटों में स्टाफ लाल सर्टिफिकेट दे देता है, जिससे तलाक पक्का हो जाता है और उनके बीच के रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
डॉक्यूमेंट पकड़े हुए जवान जी मैन को अपने कंधों से बोझ हल्का महसूस होता है और राहत की सांस लेते हुए सोचता है कि 3 साल की तकलीफ के बाद आखिरकार वो अब दामाद नहीं रहा। लेकिन बाहर निकलते समय फैंग शियाओ उसे ताना मारने के लिए सामने आ जाता है और कहता है कि वो अब बेकार दामाद से त्यागे हुए दामाद में बदल गया है। जबकि यान चैन अपने अगले टेस्ट पर ध्यान दे रहा है, हमारा हीरो ताने बाने की परवाह भी नहीं करता और बस ठंडे लहजे में जवाब देता है कि उसे उस औरत से अब कोई लेना देना नहीं है और पीठ मोड़कर चला जाता है। जियाओ नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से में आ जाती है और सड़क के बीच में चिल्लाती रहती है। अपने पूर्व पति को एक बेकार त्यागा हुआ दामाद कहती है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है, वो औरत अभी भी गुस्से में लग्जरी कार में बैठ जाती है और फैंग शियाओ को उस आदमी की गाड़ी का पीछा करने का आदेश देती है ताकि ये पक्का हो सके कि वो शहर छोड़ दे। प्रेमी अपने चेहरे पर घमंडी मुस्कान के साथ बात मानता है। उसे यकीन है कि या चेन अपनी पूंछ दबाकर भागने के लिए सीधे ट्रेन स्टेशन जा रहा है। जैसे ही वे व्यस्त सड़कों से टैक्सी का पीछा करते हैं, उन्हें लगता है कि चूंकि उन्होंने उसके सपोर्ट के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए उस नौजवान के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जिया याओ पैसेंजर सीट पर बेचैन होने लगती है। अपने पूर्व पति के आत्मविश्वास भरे चेहरे को याद करती है और उसे लगता है कि इस पूरी स्थिति में कुछ बहुत अजीब है। अचानक फैंग शियाओ हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ता है, ये महसूस करते हुए कि टैक्सी जिस रास्ते पर जा रही है वो ना तो ट्रेन स्टेशन जाता है और ना ही बस टर्मिनल। पूर्व पत्नी पूछती है कि क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये दिशा सीधे एक्सएच के अमीर इलाके में जाती है। इस पर वो औरत बेचैनी से अपने नाखून चबाने लगती है, ये सोचकर कि क्या वो आदमी सब कुछ होने के बाद भी यान्जो में रहने का प्लान बना रहा है। फैंग शियाओ उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि बेचारा शायद बस एक सस्ता होटल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि उनके प्रभाव से कोई भी उसे कमरा किराए पर नहीं देगा। 10 मिनट बाद टैक्सी वेस्ट लेक के पास शानदार 4 सीजन्स होटल के सामने रुकती है, जिससे पीछा करने वाला जोड़ा पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हमारे हीरो को एंट्रेंस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर फैंग शियाओ मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि वो निश्चित रूप से वहां वेटर या सफाई कर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करने गया होगा। जिया याओ उस आदमी की हिम्मत देखकर गुस्से में थी, क्योंकि उन्होंने बैंक्वेट में पहले ही साफ कर दिया था कि उसे शहर में कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। उस नौजवान को एक बार फिर बेइज्जत करने के इरादे से लवर ने अपना फोन उठाया और एक जान पहचान वाले को फोन किया जो होटल में मैनेजर के तौर पर काम करता था, ताकि एक जाल बिछाया जा सके। फिर उस आदमी ने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि या चुन नाम के लड़के को नौकरी पर ना रखे, जो अभी अभी अंदर आया था, ये सोचकर कि वो हमारे हीरो की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हालांकि मैनेजर का जवाब सुनकर लवर का चेहरा एकदम बदल गया और वो हैरानी से चिल्लाया, जिससे जियाओ ने डर कर पूछा कि क्या हुआ। वो आदमी कंफ्यूज होकर फोन काट देता है और बताता है कि कर्मचारी ने सब कुछ चेक किया, लेकिन कंफर्म किया कि कोई भी नौकरी ढूंढने नहीं आया, जिससे वे दोनों उसके आने की वजह के बारे में सोचने लगते हैं। इस रहस्य का सामना करते हुए फांग चिया की आंखें बड़ी हो गई और उसने अजीब सी संभावना जताई कि हमारा हीरो काम करने नहीं बल्कि मेहमान बनकर रहने आया था। पूर्व पत्नी तुरंत इस बात पर हंस पड़ी, ये कहते हुए कि ये नामुमकिन है, क्योंकि एक रात का किराया 8,000 है और उसने उसके सारे कार्ड जब्त कर लिए थे, जिससे उसके पास सिर्फ कुछ जेब खर्च बचा था। फिर भी लवर संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपने मैनेजर जान पहचान वाले के साथ खुद होटल में जाकर मामले की तह तक जाने का फैसला किया। लॉबी में पहुंचने पर उन्हें चौंकाने वाली खबर मिली कि याओ चेन ने सच में चेक इन किया था और पूरे 7 दिन के रहने के लिए एडवांस में पेमेंट भी कर दिया था। ये सुनकर उस विलन जोड़ी के होश उड़ गए, ये हिसाब लगाते हुए कि इस छोटे से नाटक में 50,000 से ज्यादा का खर्च आया है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस बेकार आदमी के पास इतने पैसे होंगे। इसके तुरंत बाद फैंग चिया ने उस आदमी पर सालों से किराने की खरीदारी और कुत्ते के खाने से पैसे चुराने का आरोप लगाया और हमारे हीरो को बेशरम चोर कहा। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ने उनकी बात को बीच में ही रोक दिया और उन्हें बताया कि एक गलती हुई है, क्योंकि मेहमान को रेगुलर कमरा नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल सूट मिला है। ये खुलासा उन पर एक एटम बम की तरह गिरा, जिससे वे एक साथ चिल्लाने लगे। जो कुछ उन्होंने अभी सुना था उससे पूरी तरह डर गए। फैंग शियाओ के माथे से पसीना टपक रहा था जब वो दोबारा हिसाब लगा रहा था। उसे एहसास हुआ कि इस स्टंट में असल में आधे मिलियन से ज्यादा का खर्च आया है, क्योंकि लग्जरी सूट का किराया एक रात का 80,000 रुपए है। वो पूरी तरह पीला पड़ गया। वो जियो की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या उसे पक्का यकीन है कि उसके एक्स हस्बैंड ने सिर्फ ब्रेड खरीदने से बचे हुए पैसे बचाकर आधे मिलियन जमा किए थे, क्योंकि हिसाब तो मिल ही नहीं रहा।